हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं निधि मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, बात करूंगी पेपर अबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में। आज का हमारा विषय होगा साइकोन्यूरोसिस से संबंधित समस्याओं के बारे में और उनके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोन्यूरोसिस जो शब्द है ये दिया गया था विलियम कूलिन के द्वारा। इन्होंने यूज़ किया था इस शब्द को सबसे पहले, और इन्होंने इसको नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर सेंसेशंस थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया था। साइकोन्यूरोसिस को हम न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोटिक रिएक्शंस के नाम से भी जाना जा सकता है। साइकोन्यूरोसिस जो है ये माइल्डर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और माइल्डर फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो रोगी है वह मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ तो होता है और उसमें जो बाहरी वातावरण होता है उसके साथ मूल्यांकन की योग्यता भी उसके अंदर कम हो जाती है, परंतु फिर भी उसका वास्तविकता या रियलिटी के साथ संपर्क उतना अधिक विकृत या डिस्टॉर्टेड नहीं होता है जितना कि डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं है। यहाँ जो समस्या होती है वो ये है कि जो व्यक्ति होता है वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहता है, और चिंता का अर्थ है किसी प्रकार का किसी अनहोनी के होने का डर या कोई आशंका जो जब बनी रहे। इसीलिए यहाँ पर जो लोग सफ़र करते हैं समस्या से, ये लोग अपने आप के लिए और सोसाइटी के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते हैं जितने कि साइकोटिक से संबंधित समस्याओं वाले व्यक्ति या रोगी होते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि साइकोटिक और साइकोन्यूरोसिस जो ये दो शब्द है, इनकी समस्याएं जो होती हैं उनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि साइकोन्यूरोसिस में तो वास्तविकता के साथ रोगी जो होता है वो जुड़ा रहता है, वो उसका संबंध जो है रियलिटी के साथ वो इतना डिस्टॉर्टेड नहीं होता, परंतु जो आपकी साइकोटिक समस्याएं होती हैं उसमें व्यक्ति का संबंध रियलिटी या वास्तविकता के साथ काफ़ी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर इसके अंदर समस्याएं जो आती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, वहाँ पर व्यक्ति को डिल्यूशंस और हेलुसिनेशंस होते हैं, जबकि साइकोन्यूरोसिस में तो बेसिकली जो डिफरेंट प्रकार होते हैं वो होते हैं, जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, फोबिया न्यूरोसिस होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, कन्वर्जन हिस्टीरिया, डिसोसिएटिव रिएक्शंस वगैरह। और इन सभी समस्याओं में व्यक्ति जो है उसका संबंध रियलिटी के साथ इतना डिस्टॉर्टेड नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी समस्याएं जो होती हैं, जैसे कि ये डिफरेंट प्रकार जो आपके सामने बता रखे हैं, इनमें जो रोगी है हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, परंतु फिर भी सबके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कुछ सामान्य लक्षण भी ढूंढे जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन कॉमन सिम्टम्स की जो कि इन सभी समस्याओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है। जैसे सबसे पहला जो सिम्टम हम देख सकते हैं वो है कि व्यक्ति के अंदर एंजाइटी या फियर या डर बना रहता है। तो जो ये मनस्ताप या जिसको हम न्यूरोसिस कहते हैं, इससे जो व्यक्ति ग्रस्त रहता है उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि बिना किसी कारण के ही एक डर, एक फियर बना रहता है। और ये क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो भय होता है या डर होता है वो तो भय में तो क्या होता है ना कि व्यक्ति के सामने कोई खतरनाक परिस्थिति होती है, तो वो जब परिस्थिति होती है तब तो हर कोई व्यक्ति जो होता है वो चिंतित रहता है, परेशान रहता है। परंतु साइकोन्यूरोसिस में समस्या ये है कि व्यक्ति हमेशा एक चिंता में या यूँ कहें कि भावी आशंका से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं रहती सामने उसकी कि जिसकी वजह से वो फियरफुल, जिसकी वजह से वो चिंतित रहे, लेकिन फिर भी बिना किसी कारण के आगे क्या होगा, आगे क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है, उसकी उन सब के बारे में सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा
परेशान रहता है, और इसीलिए ऐसी चिंता को यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा है, क्योंकि ये जो एंजाइटी ये हमेशा बनी रहती है और ये किसी पर्टिकुलर समस्या के प्रति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आप कह सकते हैं सिम्टम जो इन सभी साइकोन्यूरोटिक समस्याओं में है, वो ये है कि व्यक्ति जो है वो बिना किसी कारण के एक चिंता से ग्रस्त रहता है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो इनएडुकेसी और इन्फीरियॉरिटी से ग्रस्त रहता है। अब इन्फीरियॉरिटी और इनएडुकेसी से इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक चिंता से ग्रस्त रहता है, तो वो अपने आप को अपनी समस्याओं से डील करने के लिए अनुपयुक्त पाता है, और इसीलिए लोग जो होते हैं अपनी सहायता के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। अपने आप को ये इन्फीरियर और असहाय समझने लग जाते हैं। इनको लगता है कि ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तीसरा जो कॉमन सिम्टम है वो ईगोसेंट्रिसिटी। ईगोसेंट्रिसिटी का मतलब होता है आत्म केंद्रितता। मतलब ये व्यक्ति जो ये रोगी जो होते हैं ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और इमोशंस, अपनी जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हीं से इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि ये इन्हें, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने ही संघर्षों से ये इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि ये दूसरों की समस्या या उनकी समस्या सॉल्व, दूसरों की समस्याओं से डील करने में तो ये बिल्कुल भी दूसरों को सहायता नहीं कर सकते या दूसरों की मदद नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग स्वयं तक ही सीमित रहते हैं, अपनी ही समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अगला हमारा जो सिम्टम है वो है टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। टेंशन और हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो हमेशा मतलब बहुत संवेदनशील हो जाता है, और क्योंकि हमेशा वो तनाव की स्थिति में रहता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि वो खुद का अपमान नहीं सहन कर पाता है, या थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी वो परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और ऐसे रोगी जो होते हैं वो अपनी समस्याओं को बहुत आप कह सकते हो कि तार्किक ढंग से या लॉजिकल तरीके से सुलझा नहीं पाता, इमोशनल हो जाते हैं, और इन्हीं सभी इनएडिक्वेसीज की वजह से देखा जाता है कि उनमें तनाव और उनका जो बिहेवियर होता है उसमें चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। अगला सिम्टम है लैक ऑफ इंसाइट। लैक ऑफ इंसाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है उसकी स्वयं की जो कठिनाइयाँ होती है या धुंध होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्या उनके साथ किया जाए, इन सब के बारे में इंसाइट जो होती है, समझ जो होती है, वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती है, या वो इतनी अच्छी तरह से उनके साथ डील नहीं कर पाता है। इसीलिए वो क्या करता है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान और इन समस्याओं में उलझा हुआ पाता है। और इन्हीं सारी समस्याओं से वो बचने के लिए क्या करता है कि मनस्ताप के लक्षणों का इनका मदद लेता है, या वो रियलिटी से या इन समस्याओं से भागने की, दूर जाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो ये देखता है कि वो इन समस्याओं के साथ सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा है, वो तनाव में रहता है, तो यहाँ पर उस तनाव से डील करने की जगह बेसिकली क्या करता है ना कि ये इससे दूर जाने की प्रवृत्ति ये डेवलप कर लेते हैं। अगला जो हमारा सिम्टम है वो है अनसेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी। यहाँ पर क्योंकि ये लोग हमेशा भय, आशंका और अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट से इतने घिरे रहते हैं कि इनके अंदर निराशावादी और डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं, और इसी वजह से ये लोग खुश भी नहीं रह पाते और अपनी खुद की परिस्थितियों अपने साथ अनसेटिस्फाइड या असंतुष्ट रहते हैं। और लास्ट है साइकोलॉजिकल एंड बॉडीली सिम्टम्स। मनस्ताप के जो रोगी होते हैं इनमें विभिन्न तरह की साइकोलॉजिकल और बॉडीली सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, तो इनके अंदर चिंता होती है, आशंका होती है, एक भय बना रहता है, और इस तरह से क्या होते हैं, दिशाहीन रहते हैं, समझ नहीं पाते क्या काम किया जाए, क्या ना किया जाए। साथ में ही इनके अंदर बॉडी सिम्टम्स विकसित होने लग जाते हैं, जैसे कि बॉडीली सिम्टम्स का मतलब है शारीरिक लक्षण,
जैसे ये थकान महसूस करते हैं, इनके अंदर आप कह सकते हैं मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, अधिक मात्रा में पसीना निकलता है, हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सिर दर्द रहने लगता है, और नींद की कमी रहती है। तो इस तरह के शारीरिक लक्षण भी ऐसे लोगों के अंदर देखे जा सकते हैं। अब आप देखिए कि हालांकि ये सारे लक्षण कॉमन है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक जो मनस्ताप का रोगी है उसके अंदर ये सारे के सारे लक्षण पाए जाए। व्यक्तिगत रोगी के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी यहाँ नहीं समझना चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इन सारे लक्षणों से पूरी तरह से मुक्त रहता है। जब कभी कोई कठिन समस्याएं आती हैं तो सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी इन तरह के लक्षणों को दिखाता है, किंतु जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें और मनस्ताप के रोगियों में ये अंतर होता है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो शीघ्र ही क्या करता है कि अपने आप को उस समस्या के साथ संतुलन स्थापित कर लेता है या समस्या को सॉल्व कर लेता है, और जब समस्या को डील कर लेता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। परंतु जो मनस्ताप के रोगी होते हैं वो इन समस्याओं के साथ लंबे समय तक ग्रस्त रहते हैं, और वो समस्याओं को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो डर भय फियर जो है वो बना रहता है। तो ये थे साइकोन्यूरोसिस और उनके कॉमन सिम्टम्स। आज के लिए इतना ही है। आगे हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार की जो साइकोन्यूरोसिस है इनके बारे में आपके सिलेबस में जो है हम उनके साथ डील करेंगे, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो आगे के लेक्चर में आपको उनके बारे में डिस्कस करूँगी आपके साथ। थैंक यू।